Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our class 12th business studies and the name of chapter is Nature and Significance of Management. Basically this chapter is related to management, how a company manages its resources, how the things prevail in the company so that the firm or company or enterprise can achieve her goal with effectiveness and efficiently, because the main important thing for an enterprise is the survival, and the survival is mainly done in the competitive environment just by reducing the cost or by making the proper use of the available or the scarce resources, because enterprises also have the scarce resources of capital, human resource and all other things. So it is very much required to use the resources efficiently and effectively. So let us start our chapter. Management is a process of getting things done. तो मैनेजमेंट एक जरिया है जिसके जरिए कंपनी या फर्म अपने गोल को अचीव करती है, काम को पूरा करती है। किस तरह? एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली, बिना रिसोर्सेज को वेस्ट किए और टाइम पे, दैट इज़ आल्सो अ इम्पोर्टेंट थिंग, और मिनिमम कॉस्ट पे। एलिमेंट्स क्या क्या है मैनेजमेंट के? लेट अस सी। द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ continuous process or a process. Management is a process as it involves a series of interrelated function. अब देखो, जब आप कंपनी के अंदर मैनेजमेंट करता है एक मैनेजर, चाहे वो सेल मैनेजर है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट वाला है, चाहे वो परचेजिंग वाला है, कोई भी है, तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लानिंग करना कि कैसे हम संस्था को आगे बढ़ाएंगे, संसाधनों का उपयोग करेंगे, ऑर्गेनाइज, रिसोर्स कहाँ से इकट्ठे होंगे, कहाँ से उनका यूज़ होगा, स्टाफिंग के अंदर अपॉइंटिंग द मोस्ट सुटेबल ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट प्लेस, डायरेक्टिंग, दिशा देना है ना, कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना है, टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना और कंट्रोल करना ताकि चीज़ें अस्त व्यस्त ना हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस और जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैनेजमेंट रिक्वायर इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस। अब देखो, इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम अगर किया जा रहा है तो उसको सही तरीके से किया जाए, है ना, और गोल को अचीव करना है टाइम पे, क्योंकि टाइम मीन्स कॉस्ट फॉर द फर्म। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल ऑन टाइम। ओके, mean to say, if a manager give any task to a particular employee, then he or she have to complete the work or achieve his or her task on time, because काम करना ठीक है, काम तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई करेगा, पर अगर टाइम पे नहीं हो रहा है तो फिर संस्था ग्रो नहीं कर पाएगी। द थर्ड वन इज मैनेजमेंट नीड एफिशिएंसी। अब देखो, इफेक्टिव का मतलब है तो काम पूरा करना है, टाइम पे करना है। एफिशिएंसी में आ जाती है कॉस्ट। अब एक इंसान ऐसा है, मान लो संस्था के अंदर वो काम तो कर रहा है पर बहुत ज़्यादा लागत लगा रहा है, या उसकी वजह से बहुत कॉस्ट बढ़ रही है कंपनी की, तो ऐसे गोल अचीव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी की तो कॉस्ट बहुत बढ़ गई। तो तीसरा एलिमेंट है एफिशिएंसी। जो भी काम या टास्क किया जा रहा है या गोल अचीव किया जा रहा है उसको इफेक्टिवली टाइम पे करना है, और एफिशिएंटली का मतलब है कि मिनिमम कॉस्ट पे करना है, तभी संस्था ग्रो करती है। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में भी ये देखा कि गेटिंग द वर्क और द गोल टू बी डन ऑन द एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव बेसिस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, लेट अस सी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब देखो, कोई भी संस्था है उसका गोल तभी अचीव होता है जब उसके अंदर सभी मेंबर्स एक साथ मिलके काम करें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, तभी संस्था का गोल हो सकता है अचीव। मान लो एक एम्प्लॉय तो संस्था के अंदर बहुत खुश है, उसको अच्छा पे मिल रहा है सब कुछ, और एक ऐसा है जिसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? संस्था गोल ही नहीं अचीव कर पाएगी। इसको आप ऐसे समझ लो, एक घर बन रहा है तो एक घर तभी बन पाता है जब हर ईंट या जो पिलर है वो सही जगह बने हुए हो, मतलब हर मेंबर जब सही एफर्ट करता है तभी गोल अचीव होता है। परवेसिव का मतलब है कि मैनेजमेंट ना हर लेवल पे ज़रूरी है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो।
अगर संस्था के अंदर सिर्फ सारी जिम्मेदारी मिडिल वाले पे या लोअर वाले पे और टॉप वाले कुछ नहीं कर रहे, तब भी संस्था नहीं चलेगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी। इसलिए चाहे टॉप मैनेजमेंट है, सीईओ हैं या कुछ भी है, डायरेक्टर्स हैं, उनमें भी मैनेजमेंट होना जरूरी है, मिडिल वालों में भी और लोअर वालों में भी। तो एज इट इज़ असेंशियल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, बिजनेस और मल्टी डायमेंशन। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे बड़ी संस्था है, छोटी संस्था है, किसी भी तरीके का बिजनेस है ना, और हर लेवल पे मैनेजमेंट क्या है, ज़रूरी है। मल्टी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है मैनेजमेंट के अंदर कोई एक आधी एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ आती हैं, मल्टीपल डायमेंशंस है मैनेजमेंट की। जैसे वर्क को मैनेज करना संस्था के अंदर, ताकि वर्क, देखो संस्था का टास्क पूरा होगा तभी संस्था गोल अपने अचीव कर पाएगी, है ना। जिसको जो काम दिया गया वो अपने काम को सही से कर रहा है, दैट इज़ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ पीपल विच इम्प्लाइज डीलिंग विद डाइवर्स नीड ऑफ एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल एंड डीलिंग विद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो कई तरह के लोग काम करते हैं और हर इंसान की ज़रूरत भी अलग है। तो इंसान की पर्टिकुलर ज़रूरत और इंडिविजुअल्स का ग्रुप एफर्ट, दोनों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान की फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल नीड पूरी हो रही है, अच्छा पे, सैलरी वैलरी सब कुछ मिल रहा है, पर जहाँ पे ग्रुप की बात आती है वो किसी से काम करवाना या किसी से बोलता ही नहीं है, किसी से कोई लिंक ही नहीं रखता, तब भी नहीं अचीव होगा, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन requires a production process in which inputs are converted into the desired output। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक ऑपरेशन है, जिसके ज़रिए जो मैनेजमेंट के गोल्स हैं, जो मैनेजमेंट के इनपुट्स हैं, जो मैनेजमेंट चाहती है वैसा आउटपुट तैयार करना। मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मेरी संस्था इस साल 10 करोड़ की सेल करे और मैं सब एम्प्लॉयज़ को या हर किसी को प्रॉपर मैनेज करके चल रहा हूँ, ठीक है, इनपुट्स का बिल्कुल सही यूज़ कर रहा हूँ, तभी तो मेरा डिज़ायर आउटपुट आएगा। भाई मैं कह रहा हूँ मेरे बिजनेस स्टडीज़ में 100 नंबर आए, अब 100 नंबर कब आएंगे, जब मैं 100 नंबर जितनी मेहनत करूँगा, है ना, या बुक्स पढ़ूंगा, इनपुट्स को यूज़ करूँगा, तभी तो आउटपुट निकलेगा। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि एक बार मैनेजमेंट किया और छोड़ दिया, नहीं, कंटिन्यूस बेसिस पे मैनेजमेंट चलता है, तभी गोल अचीव होता है। जैसे आप अपनी पढ़ाई को देख लो, आपने आज बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट खोला, पढ़ लिया, फिर 5 दिन उठाया ही नहीं, या 6 दिन फिर दोबारा पढ़ रहे हो, तो जब मैनेजमेंट कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा तो गोल भी कहाँ से अचीव होगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस चाहिए मैनेजमेंट कोई भी चीज़ को अचीव करना है। ग्रुप एक्टिविटी होती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अकेला व्यक्ति तो काम नहीं करता, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी भी एक अकेला व्यक्ति तो पूरा कर ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैनेजमेंट किया जा रहा है सब एक साथ कोऑर्डिनेशन करके करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, क्योंकि कोई भी संस्था है वो तभी अपना गोल अचीव कर सकती है जब ग्रुप एफर्ट होता है। फॉर एग्जांपल मान लो संस्था के अंदर 50 एम्प्लॉई हैं, 50 में से 10 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो सीनियर पोस्ट पे और अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं और कुछ नहीं करना चाहते, सब काम उन पे है, लोअर वालों पे है, गोल ही नहीं अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन का। सब कुछ चलना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टीम वर्क है ये। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन कैसे, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता रहता है, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो फर्म के कंट्रोल में नहीं होते, तो मैनेजमेंट को भी डायनेमिक होना है। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है या नई टेक्निक्स आ रही हैं, कुछ भी है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना मैनेजर्स की जिम्मेदारी है, या इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो डायनेमिक रहें, क्योंकि रिजिड चीज़ कभी भी कम्पिटिटिव वर्ल्ड में चल ही नहीं सकती, है ना, डायनेमिक होना पड़ता है। लाइफ भी ऐसी है। मैनेजमेंट इज़ इनटेंजिबल फोर्स। अब ये मैनेजमेंट नहीं है कि मैनेजमेंट देखो कभी भी आँखों से दिखती नहीं, सिर्फ क्या होता है कोऑर्डिनेशन और ऑर्डर लाइन की वजह से वर्किंग एनवायरनमेंट में ये कोशिश रहती है कि काम सही से चलता रहे। मतलब कि एक व्यक्ति है वो मेहनत कर रहा है दिन रात संस्था के अंदर, वो मैनेजर है फॉर एग्जांपल,
या इसका ना बेस्ट एग्जांपल आप देख लो, कोऑर्डिनेटर होता है स्कूल के अंदर, वो सबको कोऑर्डिनेट करके चलता है ना। तो अब ये चीज़ें दिख नहीं सकती है, बस फील होती है कि हाँ ये इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, सबको साथ लेके चल रहा है। इसी तरह संस्था के अंदर अब मैनेजमेंट करा क्यों जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कोई भी संस्था है वो ये चाहती है कि उसके यहाँ जो ह्यूमन काम कर रहे हैं वो सही से यूटिलाइज हो। ये नहीं कि मान लो किसी एम्प्लॉय को रखा और वो कुछ कर नहीं रहा और संस्था पे सैलरी का बर्डन पड़ रहा है उसका सही से यूज़ हो। और जो नॉन ह्यूमन रिसोर्स है जैसे कैपिटल हो गया, पैसा हो गया, उनका सही से उपयोग हो इफेक्टिव और एफिशिएंटली। अब ऑर्गेनाइजेशन के 3 गोल होते हैं मेनली, मार्केट में सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ठीक है ना। इसको SPG भी बोलते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। हर ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को चाहती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखो कोई भी सोशल ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होता है जब संस्था की नीयत होती है सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने की। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं संस्था के अंदर, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दी या उसको मेडिकल इंश्योरेंस करा दे, या मान लो कोई संस्था पॉल्यूशन फैलाती है फॉर एग्जांपल, उसने बहुत सारे पार्क बनवा दिए, पेड़ लगवा दिए। सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के प्रति जिम्मेदारी। या सोसाइटी में जो भी वो प्रोडक्ट बेच रही है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बेचे, तब भी सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा मैनेजमेंट का। तो सोशल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव विच आर डिजायर टू बी अचीव फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी संस्थाएं क्या करती हैं, दान करती हैं, जैसे फ्री एजुकेशन स्पॉन्सर करती हैं, है ना, इस तरह से, या हेल्थ फैसिलिटीज़। तो ये सब चीज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल जो ये सब क्या है जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, वो पूरे किए जा रहे हैं। जैसे ये मैंने भी आपको बताया, एनवायरनमेंट वाला मैंने आपको बता दिया। और एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो भाई, जब कस्टमर को जो चीज़ आप बोल रहे हो कि इसमें ये इस हमारे में ये है या इस तरह से प्रोडक्ट है या व्यापार, कोई भी धोखाधड़ी ना हो। मतलब आप सोसाइटी से अगर कमा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो मैनेजमेंट के अंदर इंडिविजुअल्स भी काम कर रहे हैं, उनके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कोई भी आदमी किसी संस्था में काम कर रहा है, वो क्या चाहता है कि भाई मेरी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, जैसे अच्छी सैलरी है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल नीड्स लाइक कम्पिटेटिव सैलरीज एंड पर्क्स, उसको मिलने चाहिए। भाई जो आदमी संस्था के अंदर काम कर रहा है, अगर उसको पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो काम क्यों करेगा, या काम करेगा तो फिर मन से नहीं करेगा। एक हेनरी फ्योल ने या उसने टेलर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि एम्प्लॉयज़ को उसका पैसा, अच्छी सैलरी मिले और टाइम पे मिले। सोशल नीड लाइक पीयर रिकॉग्नाइजेशन। अब ये नहीं कि मान लो कोई संस्था में फॉर एग्जांपल क्लर्क के तौर पे काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पोस्ट पे है, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, या उसके कलीग उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते, तो भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि फिर उसका मन ही नहीं लगेगा काम करने में और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों, हेल्दी हों, है ना। ये नहीं कि मान लो कोई संस्था है उसमें एम्प्लॉयज़ आपस में ये एक दूसरे से जलते हैं, या फिर एक दूसरे की तरक्की को देख के जल रहे हैं, है ना, या एक दूसरे का काम बिगाड़ने पे लगे हुए, ऐसा ना हो। वर्किंग कंडीशन बढ़िया हो। ये थी साइकोलॉजिकल। और फिज़िकल में आ जाएगा कि जो ये कुर्सी, चेयर, AC वेसी, ये सब चीज़ें भी अच्छी हों ताकि एम्प्लॉय मन लगा के काम करे। हाई लेवल नीड्स में जैसे आ जाता है पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन, ये सब चीज़ें भी मिले। और डेवलपमेंट कैसे होगा, मतलब टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, वो सब चीज़ें। मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, लेट अस सी। देखो क्योंकि बिना मैनेजमेंट के कुछ भी नहीं हो सकता, ये आपको पता है। चाहे आप अपनी पढ़ाई को देख लो, चाहे किसी भी संस्था को देख लो, चाहे देश की व्यवस्था को देख लो, पॉलिटिकल सिस्टम को, बिना मैनेजमेंट के कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखो अगर मैनेजमेंट होगा तभी संस्था ग्रोथ कर पाएगी, है ना, और तभी संस्था क्या होती है, आगे बढ़ती है, और ग्रुप बिहेवियर भी, वो सब चीज़ें भी होती हैं। इट ब्रिंग्स द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टुगेदर एंड गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन टू एफर्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो अगर मैनेजमेंट होगा तो ग्रुप, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का है चाहे वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स का है, बना रहेगा, टूटेगा नहीं।
क्योंकि देखो संस्था के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को भी एक साथ चलना है और नॉन ह्यूमन रिसोर्स को भी एक साथ चलना है, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा, है ना। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट्स एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अगर काम ग्रुप में होगा, अच्छे मैनेजमेंट से होगा, और तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब एक्टिविटीज़ अगर अच्छे से मैनेज करी जा रही है तो संस्था बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की वजह से क्रिएट होता है, क्योंकि देखो अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो रिजिडिटी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है हमें भी बदलना है, तभी चीज़ें अच्छे वे में जाती हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वही बेटर सैलरीज, पर्क्स, है ना, और इंडिविजुअल। और एक बात ये भी याद रखना, जब इंडिविजुअल्स के गोल पूरे होते हैं ना तभी संस्था के भी गोल पूरे होते हैं। चाहे जैसे देखो मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो मैनेजमेंट कैसे करूँगा मैं, मोटिवेशन के ज़रिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ के ज़रिए, ताकि इंडिविजुअल मोटिवेट रहे। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है और मैं एक मैनेजर हूँ, मैं उससे बात ही नहीं कर रहा संस्था में, या उसको पूछ ही नहीं रहा, या उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, तो क्या होगा, वो काम ही नहीं करेगा, है ना। या वो ऐसे ही उसको लग जाएगा कि मेरे को तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं जो मर्जी करूँ। तो ऐसे नहीं होना, सब चीज़ अच्छी चल रही है। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वही कैसे, सोशल ऑब्लिगेशंस पूरी करके, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरी करके, है ना, अच्छा प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे के, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके, है ना, एम्प्लॉयज़ के प्रति मतलब कि फ्री एजुकेशन उनके चाइल्ड्स को, या एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करके, है ना, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपना के, है ना, एंटी सोशल चीज़ों को अवॉइड करके, तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी, डेवलपमेंट भी होता है सोसाइटी का। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है। साइंस कैसे है, साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंटिफिक चीज़ें तो प्रॉपर तरीके से स्टडी होती हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, है ना। इसी तरह मैनेजमेंट भी संस्था के ज़रिए, संस्था के अंदर कैसे करी जाती है, एक्सपेरिमेंट करके, कि अगर ये चीज़ की जाए, ये कानून बनाया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा एम्प्लॉयज़ पे, या ये काम करा जाए तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, या किस तरह मैनेज हो। तो प्रॉपर साइंस लगती है मैनेजमेंट करने में भी। ये नहीं कि कानून बनाया और बस ये चलेगा और यही रहेगा। मान लो कोई लॉ बन गया कि एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक काम करेगा, और बिना ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करे इसको संस्था ने आज से लागू कर दिया, तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, वो तो परेशान हो जाएंगे, वो अपना 100% देंगे ही नहीं, संस्था की ग्रोथ रुक जाएगी। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हुज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब अगर आप ये काम करते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के अंदर कोई ऐसा प्रिंसिपल ला दिया जाए जिससे सब पे फ़र्क पड़ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस हैं, तो कोई भी लॉ बनाया जाता है वो पहले ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट ही करा जाता है तभी बनता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये इम्पोर्टेंट है। वो देखो कोई भी संस्था हो उसके अंदर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को लागू करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो संस्था ग्रोथ करती है, अदरवाइज वो संस्था कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट के जब प्रिंसिपल ही नहीं लागू होंगे ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट वाले, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय तड़प रहे हैं, वर्किंग कंडीशन नहीं अच्छी है, सैलरी नहीं मिल रही टाइम पे, तो क्या आप एम्प्लॉय से उम्मीद रख रहे कि वो आपकी संस्था के गोल को अचीव करने में अपना 100% देगा, मतलब ही नहीं बनता, है ना। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, अब आर्ट कैसे आई है, देखो जो भी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करके लॉज बनाए गए हैं, अब एक प्रॉपर तरीका भी है उन्हें इम्प्लीमेंट करने का। ये नहीं कि बस रिजिड वे में कर दिया, नहीं, दिक्कत हो जाएगी। एक संस्था तभी ग्रोथ करती है जब उसके एम्प्लॉय खुश रहते हैं, बात याद रखना आप। ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्स मैनेज होते हैं। आर्ट रेफर टू स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज टू ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल से है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एज इट आल्सो इन्वॉल्व यूज ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज लाइक प्रिंसिपल लेवल टेक्निक्स। थियोरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या होता है, कोई भी काम मेरे को करना है
तो उसका जो मेरे को प्री ज्ञान है मेरे माइंड में, या उसके प्रॉपर जो सारी चीज़ें मुझे पता है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ तो साइंस वाले में आ गई, थ्योरेटिकल नॉलेज किस में आएगी, आर्ट में आएगी। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि प्रॉपर वे में हर चीज़, है ना, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और अब देखो, जैसे इसका एग्जांपल आप समझो, दो मैनेजर हैं एक संस्था के अंदर, या और आसानी से दो डांसर हैं फॉर एग्जांपल, क्या उन दोनों का सेम तरीका होगा डांस करने का या चीज़ों को दूसरे को सिखाने का, या टू एक्टर सेम एक्टिंग करते होंगे, या टू राइटर्स, है ना, अलग तरीके से। तो हर आदमी, हर मैनेजमेंट का व्यक्ति जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट कैसे करता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन से, उसके तरीके दूसरे से अलग हो सकते हैं। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एप्लीकेशंस ऑफ आर्ट नीड रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब आप ये नहीं कि एकदम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को लागू कर दिया और हो गया, नहीं। अपना काम करवाने का, संस्था को गोल अचीव करने की स्किल्स होते हैं। आर्बिट्ररी मैनर में कभी भी कोई भी चीज़ नहीं अचीव करी जा सकती, तो ये भी ध्यान रखना, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी मैनेजर है जो संस्था को मैनेज करके चलता है, एक तो उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेन्ड व्यक्ति हो, है ना। और ऐसे ही नहीं कि कोई भी मैनेजमेंट करना शुरू कर दे, मैनेजमेंट की कोई नॉलेज नहीं है और पूरी संस्था को मैनेज करने की जिम्मेदारी उठा ली, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे मैनेजर्स हैं जिनको क्या मिलती है इस बात की, सैलरी मिलती है। तो पहले प्रोफेशन रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, जिसके ज़रिए एक व्यक्ति कमाता है अपना, बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब जो भी व्यक्ति, फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग में लगा हुआ हूँ, तो मेरे को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए बहुत बढ़िया, तभी क्या होगा, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो मुझे सुनेंगे, है ना। तो सेम इसी तरह मैनेजर्स को प्रॉपर स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, उनकी ट्रेनिंग हो, और ये नहीं कि कोई भी मैनेजर बन जाए या मैनेजमेंट करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। Every profession has a well-defined body of knowledge which can be acquired through instructions. कोई भी व्यक्ति जो मैनेजमेंट करने जा रहा है चीज़ों को, पहले उसको क्या होना चाहिए, प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान वो कहीं से भी इकट्ठा कर सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा MBA करने जाते हैं लोग HR में, तो बड़े बड़े IIMs में जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कैट का एग्ज़ाम्स देते हैं, है ना, या और किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं नॉलेज लेने। क्यों? ताकि वो संस्था के अंदर मैनेजमेंट सही से कर पाए। और ये एक्सपीरियंस कंसेप्ट भी है, फिर जैसे वो सर्विस शुरू करते हैं उसके बाद चीज़ आगे बढ़ती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चार्टेड अकाउंटेंट है, अब उसको CA की डिग्री मिली हुई है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ये कहती है कि भाई जिस व्यक्ति के पास CA की डिग्री है वही ये बन सकता है। तो सेम इसी तरह कोई भी ऐसा ही ना हो, प्रोफेशनल डिग्री हो, जैसे MBA है ना, या बिजनेस मैनेजमेंट में और भी बहुत डिग्रीज होती हैं, PhD तक होती है ना, नेट का एग्ज़ाम देके। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या है, कोई भी मैनेजर है या मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति है, वो क्या हो, किसी एक पर्टिकुलर संस्था का जो उससे जुड़ी हुई है उसका मेंबर हो, जो उसको परमिशन देती हो। जैसे एक लॉयर है, आप देखो इंडिया में लॉयर बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल का पेपर देना पड़ता है एग्ज़ाम, वो पास करते हैं या बार काउंसिल का मेंबर बनते हैं, तब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऑल प्रोफेशंस आर affiliated to a professional association which regulates entry, grant certificate of practice and formulate and enforce a code of conduct. जैसे हरियाणा में अगर आपको PGT टीचर बनना है 11वीं 12वीं को पढ़ाने के लिए, तो HTET का लेवल 3 होता है, या CTET होता है ना, CTET 1 to 5 प्राइमरी लेवल होता है। किस लिए ये संस्था क्यों देती है सर्टिफिकेट, कि ये व्यक्ति फिट है इस चीज़ काम के लिए।
एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी हम काम करने जा रहे हैं मेरे संस्था के अंदर, तो हमारा एक प्रॉपर बिहेवियर हो अपने मेंबर्स के साथ या जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उस संस्था के अंदर। जैसे डॉक्टर्स हैं, वो शपथ लेते हैं एथिकल प्रैक्टिस की, कि जब हम अपने प्रोफेशन को करेंगे उस टाइम हम नैतिकता से उसको करेंगे। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल मैं टीचर तो बन गया, बस मेरे माइंड में है कि यार चलो ऐसे ही पढ़ाना है और चलता काम करना है। नहीं, दिस इज़ माई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कि बच्चों को बेस्ट नॉलेज डिलीवर करनी है ना। सर्विस मोटिव क्या होता है? जैसे कोई भी आप काम कर रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर का ही एग्जांपल लो, इसमें भी एक लॉयर है, उसका सर्विस मोटिव ये होना चाहिए कि हाँ यार मेरे को अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाना है। सेम इसी तरह संस्था में, या मेरा एग्जांपल, मेरा सर्विस मोटिव यह है कि जब मेरे सामने कोई बच्चा सीख रहा है, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो दिस इज़ माय सर्विस मोटिव कि मैं उस बच्चे को बेस्ट से बेस्ट नॉलेज डिलीवर करूँ। डेडिकेटेड हूँ मैं अपने काम के प्रति, कमिटेड हूँ अपनी सर्विस के प्रति। ये नहीं कि यार मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है इस जॉब में और बस करनी पड़ रही है, वहाँ कोई एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस नहीं आती। फिर 3 तरह की मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल और ऑपरेशनल लेवल। टॉप में तो आप जानते हो कंपनी के टॉप ऑफिसर्स आ जाते हैं, CEO हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, MD हो गए, ये सब लोग। लेट अस सी। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, है ना, या फिर और भी आ सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्शन हो गया, चेयरमैन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। दीज आर टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनका काम क्या है टॉप लेवल का? टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम है पूरी संस्था पे नज़र बनाए रखना, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन करना, है ना, और किसी भी तरीके का कोई भी लूप होल ना हो जिससे संस्था अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में वंचित रह जाए, ऐसा ना हो, है ना। सब चीज़ को मैनेज करना। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही गवर्नमेंट से, कंपटीटर से, इन सब से डील करती है। मिडिल वालों का तो काम ये होता है कि जो टॉप वालों ने कहा है उसको लागू करना है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल को डिसाइड करना, है ना, स्ट्रेटजीज बनाना कि ये गोल कैसे अचीव होगा, टॉप लेवल का काम है। टू अरेंज रिसोर्सेज, संस्था के लिए ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना, मशीन में चाहे ह्यूमन रिसोर्स है चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, संस्था के लिए अरेंज करना टॉप लेवल का काम। नाउ लेट अस सी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स, है ना, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हो गया, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, है ना, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सब इसमें आते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। इनका काम है जो पॉलिसीज टॉप वालों ने बनाई है उनको उसको इंटरप्रिटेट करना और लोअर वालों को समझाना और कोऑर्डिनेशन बनाना, किसके बीच? लोअर वालों के बीच और टॉप वालों के बीच। टू एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल, जितनी ज़रूरत है उतने लोग अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट में। जैसे स्कूल में डिपार्टमेंट हेड नहीं होते, साइंस डिपार्टमेंट का हेड, सोशल साइंस डिपार्टमेंट का हेड, कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड, तो ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि अपने डिपार्टमेंट वाइज सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल की तरफ अग्रसरित रहे। इस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, मिडिल वालों का ये काम है, लोअर वालों को, है ना, उन्हें मोटिवेट करना ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशनल भी और डिज़ायर्ड भी। टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, मिडिल वालों का ये काम भी है, एक जो जैसे फॉर एग्जांपल परचेज मैनेजर है या मार्केटिंग मैनेजर है या फाइनेंस मैनेजर है, तो उसका सभी डिपार्टमेंट से लिंक हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका पर्सनल मैनेजर है ना, या फिर और किसी भी तरीके का, ताकि संस्था को पता रहे। अब फाइनेंस वालों को अगर यही नहीं पता होगा कि प्रोडक्शन वाले क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन वालों को ये नहीं पता होगा कि आपका सेल मैनेजर क्या कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजर के साथ उनका लिंक नहीं है, तो फिर कैसे गोल अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं होगा। फिर ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल ये आ जाता है हमारा लोअर लेवल में। इसके अंदर बेसिकली कौन लोग आ जाते हैं? सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स हो गए, जो फोरमैन हो गए, सेक्शन ऑफिसर्स हो गए, ETC,
ये सब किस में आ जाते हैं, ऑपरेशनल लेवल में, जिनका काम है ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ को लिंक बना के रखना है ना। ये जो मेन लेवल होती है ग्राउंड लेवल पे, उसके और मिडिल वाले के बीच में लिंक होता है, मिडिल वाले लोअर वाले और टॉप वाले के बीच लिंक होता है। टू ओवरसीज द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स के सारे कामों को देखना, जैसे फॉर एग्जांपल एक वो है सुपरवाइज़र है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो सही से काम करते रहें। एक्चुअल वर्कफोर्स और मिडिल मैन, ये तो मैंने अभी आपको बताया ही है। टू एंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन वेस्टेज ना हो, मिनिमम हो या सेफ्टी स्टैंडर्ड भी मेंटेन हो, ताकि वर्कर्स की सेफ्टी रहे। ये सब पक्का करना भी इन्हीं का काम है। टू रिप्रेजेंट वर्कर ग्रेवियंस, अगर मान लो वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है या वर्कर की कोई डिमांड है, तो मिडिल तक कौन पहुंचाएगा, ये सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, ये सुपरवाइज़र पहुंचाएंगे। और मिडिल वाले किस तक पहुंचाएंगे, उसको टॉप लेवल तक। टू एंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, हाँ वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, अच्छी सैलरी मिले, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, है ना। ये सब पक्का करना किसकी जिम्मेदारी है, सुपरवाइजर्स की, सुपरिटेंडेंट्स की, इन सब की है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट के अंदर को काम क्या क्या करने पड़ते हैं, लेट अस सी। सबसे पहले फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब कि प्री डिटरमाइन एक्शंस को पहले से ही तय करना कि कैसे संस्था अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करेगी। तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू, ठीक है। इट इन्वॉल्व स्टाफिंग आ जाएगी, कौन कहाँ पे काम करेगा, है ना। इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, पहले ही प्री डिटरमाइन गोल को तय करेगी ये, ताकि वो गोल एफिशिएंटली। भाई कोई भी चीज़ है, जैसे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्लानिंग क्यों करोगे, ताकि आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने स्कोर को अचीव करो जो भी आपने टारगेट किया है। तो सेम संस्था भी इसीलिए प्लानिंग करती है। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन, प्लानिंग क्यों करी जाती है, ताकि जहाँ हम आज खड़े हैं और जहाँ हमें जाना है वहाँ तक हम पहुँच सकें। तो प्लानिंग का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इंडियन इकोनॉमिक एडवाइज़र बनना है, तो प्लानिंग क्यों करूँगा मैं, ताकि जहाँ मैं आज हूँ और उस इंडियन इकोनॉमिक एडवाइज़र तक बनने तक जो एफर्ट्स डालने हैं वो सब हो सके। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, कौन क्या काम करेगा, ग्रुपिंग टास्क, अथॉरिटी बनाना, किसको क्या पावर्स होंगी, रिसोर्स एलोकेट करना, और सबकी मतलब जवाबदेही भी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये भी ध्यान रखना। इट डिसाइड हु विल डू, कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा और कब पूरा करेगा, ये सब तय करना। स्टाफिंग का मतलब हर राइट पोजीशन पे राइट टाइम पे सही व्यक्ति को अपॉइंट करना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन में परचेज मैनेजर की ज़रूरत है, पर ऐसा आदमी रख लिया जिसको उसकी कोई नॉलेज ही नहीं है उसका के काम की, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव होगा ही नहीं, है ना। डायरेक्टिंग, दिशा देना, मोटिवेट करना, लीड करना, सुपरवाइज। अगर देखो मान लो जैसे मोटिवेशन ना हो, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट ही नहीं किया जा रहा किसी चीज़ के लिए, तो एम्प्लॉयज़ को क्या पड़ी है संस्था की, फिर वो ये सोचने लगेंगे कि जो हो रहा है होता रहे, जो वेस्ट हो रहा है होता रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्था की जिम्मेदारी है टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को, ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना, ठीक है ना। अगर कोई गलती हो रही है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है, मान लो एक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, मन से कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट ही नहीं हो रहा या उसको मोटिवेट ही नहीं किया जा रहा, तो फिर वो ये सोचने लगेगा जो हो रहा है होता रहे, वेस्ट हो रहा है होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। और जब एम्प्लॉय के मन में बात आ जाती है ना, याद रखना संस्था का पतन उसी दिन शुरू है। द टास्क टू कंट्रोल इन्वॉल्व इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड तय करना हर एम्प्लॉय का। जैसे हमें स्कूल में टारगेट दिया जाता है कि भाई आपकी क्लास का एवरेज 90% रहे, तो हमें अगर टारगेट दिया गया तो हम उस हिसाब से मेहनत करते हैं ताकि बच्चों के हर बच्चे के 90 से ऊपर आए। क्यों दिया गया हमें वो टारगेट, ताकि हम कंट्रोल में रहें और मेहनत उस हिसाब से करें। करेक्ट परफॉर्मेंस, है ना, करंट परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करना,
कि क्या इस एम्प्लॉय ने जो स्टैंडर्ड तय किया गया था उसके हिसाब से काम किया, अगर हाँ तो इसको प्रमोट करो, और अगर नहीं तो फिर उसको समझाना है या जैसे भी। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करना भी कंट्रोलिंग में आता है। और ये तो सबसे ज़रूरी काम है कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोई संस्था कभी कुछ अचीव कर ही नहीं सकती। एम्प्लॉयज़ के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हो, टॉप मिडिल लोअर में, उनमें भी होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। कोऑर्डिनेशन के ज़रिए मैनेजर क्या करता है, ये देखता है कि क्या सारे डिपार्टमेंट सही से काम कर रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में है, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। अगर एक भी डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा ना, फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होने का मतलब ही नहीं बनता। मैनेजर हैज़ टू वर्क लाइक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर, वो डायरेक्ट द एक्शन ऑफ हिज ऑर्केस्ट्रा ग्रुप। जैसे वो देखा ना आपने, वो कोई, अरे जब फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारे वो म्यूजिशियन बैठे होते हैं और वो एक आदमी ऐसे फिंगर्स हिलाता रहता है या देखता रहता है ना। तो वो क्यों करता है, ताकि फाइन म्यूजिक प्रोड्यूस हो। सेम इसी तरह मैनेजर को सबको साथ लेके चलना है। आपने किसी भी एम्प्लॉय को अगर संस्था में गिराया, याद रखना संस्था गिरेगी। मैं जानता हूँ किसी के जाने से या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं संस्था के गोल में अचीव होने में देरी होती है, तो वो नहीं करना है ना। कोऑर्डिनेशन के फीचर क्या क्या हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। प्लानिंग, संस्था के गोल अचीव कर रहे तो प्लानिंग कर रहे हो तो सारों डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन हो। संसाधन में, स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन हो, डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन हो, है ना। ये सब बहुत ज़रूरी है, तभी संस्था अपने गोल्स को क्या करती है, अचीव। हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे टॉप है, मिडिल है, लोअर है, ये तो सत्य है। टॉप वालों में कोऑर्डिनेशन कैसे चाहिए ताकि गोल अचीव हो। मिडिल वालों का काम है कि टॉप वालों और लोअर वालों से कोऑर्डिनेट करना, और लोअर वालों का काम है कि जो वर्कर्स हैं ग्राउंड लेवल पे उनसे कोऑर्डिनेट करना। अब देखो ये एक फ़ोटो है, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस, मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन सब के बीच अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, तो संस्था कभी चल ही नहीं पाएगी। वो उस पर अपनी गलतियां डाल लेगा, सेल्स वाला ऑर्डर ले गया, प्रोडक्शन वाला कह रहा भाई हमने तो कुछ बनाया नहीं, हमें तो ऑर्डर ही नहीं मिला। अकाउंट्स वाला कह रहा कि भाई इतने पैसे चाहिए, ये चाहिए, उसको भी आइडिया नहीं है क्या चाहिए। प्रोडक्शन वाला कह रहा है स्टॉक नहीं है, पर वहाँ स्टोर में तो दुनिया भर का सामान पड़ा है। जब कोऑर्डिनेशन ना हो तब ये चीज़ें होती हैं। नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, लेट अस सी दैट। कोऑर्डिनेशन अगर होता है तो ग्रुप एफर्ट्स होता है, सही बात है। सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तभी तो ग्रुप एफर्ट बनेगा और संस्था गोल अचीव करेगी। यूनिटी ऑफ एक्शन आता है। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति अपने काम को दूसरे से कोऑर्डिनेट करके करता है, तो एक्शन एक यूनाइट वे में आगे बढ़ता है, जो भी एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, तभी गोल अचीव होता है। और कोऑर्डिनेशन ना कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब, जैसे आज तो सारे डिपार्टमेंट बैठ के एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कल को सब खत्म, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा, ऐसा ना हो। परवेसिव फंक्शन है, हर लेवल पे चाहिए, है ना, गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने के लिए। चाहे बड़ी संस्था है, चाहे छोटी संस्था है, चाहे कैसी भी, अरे घर की बात देख लो, अगर घर में कोऑर्डिनेशन ना हो मेंबर्स में, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बनने में देर नहीं लगती। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। हर मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो अपने डिपार्टमेंट से या दूसरे मैनेजर से कोऑर्डिनेट करे। कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन, एज अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स इन डेलिब्रेट मैनर। डेलिब्रेट मैनर का मतलब क्या है कि ये ना हो कि बस कोई उसको ऐसे ही इंडिकेट करे, वे इच्छा नहीं है हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की, नहीं। दिस इज़ कंपल्सरी, ऑल द मैनेजर्स हैव टू कोऑर्डिनेट इन द डेलिब्रेट मैनर, कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना है। अब इम्पोर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की, देखो ग्रोथ इन साइज। अगर कोऑर्डिनेशन हो हर डिपार्टमेंट के बीच तो इंडिविजुअल के गोल पूरे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे होंगे, संस्था ग्रोथ करेगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और हर किसी के गोल भी अलग होते हैं संस्था में, इसलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और एज ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल आर इंटरडिपेंडेंट,
कोऑर्डिनेशन हेल्प टू सिंक्रोनाइज देयर एक्टिविटीज सो दे प्रोसेस टुगेदर इन अ सिंगल डायरेक्शन। अब देखो संस्था के अंदर हर डिपार्टमेंट का अलग काम है, चाहे सेल वाले का, चाहे परचेज वाले का, या फिर चाहे फाइनेंस वाले का, हर किसी का अलग काम है। तो अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो सब एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो बस चीज़ें अस्त व्यस्त रहेंगी और चलता रहेगा काम। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी स्पेशलिस्ट लोगों को दी जाए, है ना, और ऐसे ही ना किसी को पकड़ा दी जाए, फिर उससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाता। और इसके लिए ना संस्थाएं स्पेशलिस्ट को भी हायर करती है। जैसे ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या डाइवर्सिटी ऑफ टास्क की वजह से स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है, ताकि संस्था अपने गोल को प्रॉपर तरीके से क्या करे, अचीव करे। अब देखो ये तो चैप्टर 2 है, यहाँ पे ये आपका संपूर्ण चैप्टर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही बनाना अपनी कॉपी में प्री रिवीजन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। और अगर आपकी कोई क्वेरी है स्टूडेंट इस चैप्टर से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और देखो बिजनेस स्टडीज़ की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट किताब है संदीप गर्ग की जो आती है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस का कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर ले लेना, अगर ना हो या पुरानी ले लेना, है ना, कहीं से अरेंज कर लेना, एग्ज़ाम से पहले एक बार उसके क्वेश्चंस को ज़रूर सोल्व करना। बहुत अच्छी किताब है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैं सोच रहा मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, नहीं, ये मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है ये, इसलिए बता, ठीक है। और बेहतर हो सके कि इसी साल वाला एडिशन लेना, हाँ 2024 वाला, तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जरूर चेक कर लेना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व भी समाज में स्थापित कीजिएगा, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। मेहनत तो अंततः इंसान को जीवन में करनी ही पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, है ना। धन्यवाद स्टूडेंट्स।